Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Professor of Zoology in Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of animal taxonomy, I am going to deliver a very special talk on polytypic species. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, एनिमल टैक्सोनॉमी की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आज आपसे साझा करने जा रहा हूं और आज का अपना टॉपिक है पॉलीटिपिक स्पीसीज। प्रतियोगी परीक्षा में प्राय इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मोनोटॉपिक स्पीसीज क्या है, पॉलीटिपिक स्पीसीज क्या है, होलोटाइप क्या है। तो पॉलीटिपिक स्पीसीज कई बार कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को कि पॉलीटॉपिक का मतलब क्या है, मोनोटॉपिक का मतलब क्या है। तो इन सभी क्वेरीज को क्लैरिफाई करते हुए आज का व्याख्यान मैं आपसे आज शेयर करूंगा और बहुत ही सिंपल है। आप इस व्याख्यान को ध्यान से सुनोगे तो आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि मोनोटिपिक का मतलब क्या है, पॉलीटिपिक का मतलब क्या है, एलोपैट्रिक का मीनिंग क्या है, सिंपैट्रिक का मीनिंग क्या है। तो आइए आज के इस व्याख्यान पे अपन चर्चा करते हैं। Species that contain two or more subspecies are called polytypic species. ऐसी कोई भी स्पीसीज, कोई भी जाति जिसकी दो या दो से अधिक उपजातियां होती है, ऐसी स्पीसीज पॉलीटिपिक स्पीसीज कहलाती है। एंड द स्पीसीज दैट आर नॉट सबडिवाइडेड इनटू सबस्पीसीज आर कॉल्ड मोनोटिपिक स्पीसीज। और ऐसी कोई जाति जिसकी कोई अन्य उपजातियां नहीं हो उसको मोनोटॉपिक स्पीसीज कहा जाता है। तो कुल मिला के स्पीसीज दो टाइप की हो गई, मोनोटिपिक स्पीसीज और पॉलीटिपिक स्पीसीज। मोनोटिपिक स्पीसीज वो है जिनकी कोई सब स्पीसीज नहीं है और पॉलीटिपिक स्पीसीज वो है जिसकी दो या दो से अधिक सब स्पीसीज है। द ग्रेटेस्ट बेनिफिट derived from the recognition of polytypic species is that it has led to a considerable simplification of the classification in well-known groups of animals like birds, mammals, butterflies and snails. पॉलीटिपिक स्पीशीज का जो कंसेप्ट है, इसके सबसे बड़ा फायदा क्लासिफिकेशन में उन समूहों के वर्गीकरण में मिला है जिनके अंदर उपजातियों की संख्या बहुत ज्यादा है, जैसे बर्ड्स है, मैमल्स है, बटरफ्लाइज है, स्नेल्स है। फॉर एग्जाम्पल 19,000 मोनोटिपिक स्पीसीज ऑफ बर्ड्स listed in 1910 have now been reduced to about 8,600 polytypic species. तो 1910 में बर्ड्स की लगभग 19,000 मोनोटॉपिक जातियां थी, जो घट के वर्तमान में 8,600 पॉलीटिपिक स्पीसीज के रूप में रहती है। पूरी दुनिया में बर्ड्स की लगभग 8,600 स्पीसीज है और अपने इंडिया में बर्ड्स की लगभग 1,200 जातियां हैं, लेकिन इनकी उपजातियां बहुत है। कुछ बर्ड्स की स्पीसीज मोनोटिपिक हैं, कुछ बर्ड्स की स्पीसीज है वो पॉलीटिपिक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे चूरू में सितंबर के महीने में एक ये सोनचिड़ैया माइग्रेट करके आती है लद्दाख साइड से, हिमाचल साइड से, और वो वैगटेल के नाम से है। व्हाइट वैगटेल है, ग्रे वैगटेल है, येलो वैगटेल है। और ग्रे वैगटेल है, उसकी कम से कम 5-6 वेराइटीज यहाँ पर आती है, वो सारी सब स्पीसीज है। इसका मतलब ग्रे वैगटेल है वो एक तरह की पॉलीटिपिक स्पीसीज है। तो जो जो नॉलेज बढ़ा टैक्सोनॉमिस्ट का, स्पीसीज की संख्या कम होती गई और वो स्पीसीज पॉलीटिपिक प्रकार में कन्वर्ट होती गई। A similar type of simplification of classification has been reported for many other groups of vertebrates and invertebrates. इस टाइप का सामान्य वर्गीकरण अन्य समूहों के
लिए भी इम्प्लीमेंट हुआ है, जैसे वर्टिब्रेट्स है, इनवर्टिब्रेट्स है, और इनके कई समूहों में पॉलीटिपिक स्पीसीज आइडेंटिफाई होने के बाद में क्लासिफिकेशन में बहुत ज़्यादा सहायता मिली है। अब यहाँ पर आप देखते हो सॉन्ग स्पैरो है, जैसे अब सॉन्ग स्पैरो है, ये पॉलीटिपिक स्पीसीज है और कई वेराइटीज़ की इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर आपको देखने को मिलती है। कुछ डिफिकल्टीज भी है पॉलीटिपिक स्पीसीज के डिसाइडेशंस में। ये डिफिकल्टीज क्या है? पॉलीटिपिक स्पीसीज आर कंपोज्ड ऑफ एलोपैट्रिक और एलोक्रोमिक मेंबर। तो कई बार पॉलीटिपिक स्पीसीज में एलोपैट्रिक मेंबर भी हो सकते हैं, एलोक्रोमिक मेंबर भी हो सकते हैं। However, all population of sexually reproducing organisms differ slightly from each other and certain standards must be met before subspecies can be recognized. यद्यपि पॉपुलेशन, सभी पॉपुलेशन लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाली होती है और इनमें थोड़ा बहुत जो स्लाइट डिफरेंस होता है वो बॉडी की मॉर्फोलॉजी में होता है, फिर भी इनको सब स्पीसीज कंसीडर करने से पहले सर्टेन स्टैंडर्ड्स है, उन पर गौर किया जाना बहुत आवश्यक है। एलोपैट्रिक पॉपुलेशन, एलोपैट्रिक पॉपुलेशन is the population of species occupying newly exclusively but adjacent geographical area that is geographical isolated. तो एलोपैट्रिक पॉपुलेशन ऐसी पॉपुलेशन की स्पीशीज है जो न्यू एरिया को ऑक्यूपाई करती है, लेकिन इसकी जो एडजेसेंट भौगोलिक जो क्षेत्र है वो ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड रहता है। इसलिए एलोपैट्रिक पॉपुलेशन के जो सदस्य हैं ये किसी भी नई तरीके से भौगोलिक रूप से एक दूसरे से पृथक रहते हैं, ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड। Allochromic population is the population of species occupying newly exclusively geographic area and occurring at different time scale. एलोक्रोमिक पॉपुलेशन है, ये भी ऐसी स्पीशीज की पॉपुलेशन है जो नए भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, नए भौगोलिक क्षेत्र को ऑक्यूपाई करती है, लेकिन ये डिफरेंट टाइम स्केल्स में पाई जाती है। कोई जरूरी नहीं कि एक ही टाइम भौगोलिक रूप से सेपरेट दो जातियां पास पास निवास करती हो, ऐसा नहीं। इनमें टाइम पीरियड है, टाइम स्केल है, वो थोड़ा अलग होता है। Occasionally, closely related species with similar ecological requirement can occur in same geographical area, but they are full species. तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड जो स्पीशीज होती है, जिनकी सेम इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट होती है, वो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है, लेकिन वो फुल स्पीसीज के रूप में होती है। तो कई बार ऐसा कंफ्यूजन भी हो जाता है। इसलिए टैक्सोनॉमी का जो डिसाइडेशन है, क्राइटेरिया है, डिसीजन का जो लेवल है, इसमें अक्सर प्रायोरिटाइजेशन का होना बहुत जरूरी है। और टैक्सोनॉमिस्ट जो होते हैं वो अपने एरिया के वो सुपर एक्सपर्ट के रूप में माने जाते हैं और एक अच्छा टैक्सोनॉमिस्ट बनने में कम से कम 10 साल का टाइम लग जाता है। जंगलों में घूमना पड़ता है, बहुत स्टडी करनी पड़ती है, माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ती है। इसमें पास में बाइनोकुलर चाहिए है और या आपको फोटोग्राफिक कैमरा चाहिए। तो सालिम अली है, वो पूरी जिंदगी भर जब जंगलों में घूमे हैं और उनके पास एक डायरी होती थी, एक अच्छा बाइनोकुलर होता था और कैमरा तो उस जमाने में था ही नहीं, क्योंकि उस जमाने में 200 mm का जूम लेंस, 400 mm का जूम लेंस, और वर्तमान में तो डिजिटल कैमरे आ रहे हैं, उसमें 6,000 12,000 तक के 12,000 mm के जूम कैमरे, मतलब आप कल्पना करोगे। और कितना पिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 128 मेगापिक्सल। तो ऐसे क्रिस्टल क्लियर पिक्चर्स आती है कि एक एक फेदर्स को भी आप उसके अंदर चेक कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। These are called sympatric species. In other words,
two or more population of species occurring in same the faculty because of some interbreeding conditions are sympatric species. तो sympatric species होती है वो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहती है और इनमें आपस में इंटरब्रीडिंग है वो भी पॉसिबल होता है और इनसे नई स्पीशीज बनने में टाइम बहुत लगता है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं एलोपैट्रिक और सिंपैट्रिक पॉपुलेशंस में और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के हिसाब से। तो एलोपैट्रिक स्पीशिएशन और सिंपैट्रिक स्पीशिएशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? एलोपैट्रिक स्पीशिएशन is the physical isolation of a biological population by an extrinsic barrier involving an intrinsic reproductive isolation. तो एलोपैट्रिक पॉपुलेशन जो होती है इसमें भौगोलिक पार्थक्य का होना बहुत जरूरी है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का होना बहुत जरूरी है, ज्योग्राफिकल बैरियर का होना बहुत जरूरी है। ये बैरियर कोई खाई के रूप में हो सकता है, नदी के रूप में हो सकता है, पहाड़ के रूप में हो सकता है, महासागर के रूप में हो सकता है। जबकि सिंपैट्रिक स्पीशिएशन इज द इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम ए सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीशीज व्हाइल लिविंग इन द सेम हैबिटेट। और सिंपैट्रिक स्पीशिएशंस में जो मेंबर्स है वो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और उनमें धीरे धीरे समय के साथ साथ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है वो डेवलप होता है और उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। एलोपैट्रिक स्पीशिएशन टेक्स प्लेस थ्रू ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। एलोपैट्रिक स्पीशिएशन है ये भौगोलिक पार्थक्य के कारण संपन्न होता है, जबकि सिंपैट्रिक स्पीशिएशन डज नॉट टेक्स प्लेस थ्रू ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। इसमें भौगोलिक पाठ्यक्रम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। In allopatric speciation, major differentiation mechanism is natural selection. तो एलोपैट्रिक स्पीशिएशन में मुख्य जो एलिमेंटल फोर्स ऑफ इवोल्यूशन जो है वो प्राकृतिक चयन होता है, जबकि सिंपैट्रिक स्पीशिएशन में मेजर जो सिलेक्टिव मैकेनिज्म है वो पॉलीप्लॉइडी होती है और पॉलीप्लॉइडी के कारण नई स्पीशीज की फॉर्मेशन होती है। एलोपैट्रिक स्पीशिएशन में स्पीड ऑफ द इमर्जेंस ऑफ न्यू स्पीशीज वेरी स्लो। एलोपैट्रिक स्पीशिएशन है ये बहुत स्लो है, इसमें लाखों वर्ष लग जाते हैं, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तब जाके कोई नई स्पीशीज की फॉर्मेशन होती है। जबकि सिंपैट्रिक पॉपुलेशन में स्पीड ऑफ द इमर्जेंस ऑफ न्यू स्पीशीज इज वेरी फास्ट विथ ऑटोपॉलीप्लॉइडी एंड स्लो विथ एलोपॉलीप्लॉइडी। तो सिंपैट्रिक जो स्पीशिएशन है उसमें यदि ऑटोपॉलीप्लॉइडी की परिघटना यदि होती है तब तो स्पीशिएशन घटना फास्ट होती है और एलोपॉलीप्लॉइडी की यदि परिघटना होती है उसमें स्पीशीज फॉर्मेशन थोड़ी स्लो होती है। एलोपैट्रिक स्पीशिएशन इट इज वेरी कॉमन इन नेचर और सिंपैट्रिक स्पीशिएशन ये प्लांट्स में प्राय कॉमन है, क्योंकि प्राणियों में तो प्राय गुंजाइश नहीं रहती है, लेकिन पौधों में परिघटना बहुत ही कॉमन है। Some examples includes Darwin finches and a squirrel in the Grand Canyon. तो एलोपैट्रिक स्पीशिएशन का बेस्ट एग्जाम्पल डार्विन की फिंच है और ग्रैंड कैनियन में पाई जाने वाली गिलहरियां हैं। और सिंपैट्रिक स्पीशिएशन में बेस्ट एग्जाम्पल जो है, सम एग्जाम्पल्स इंक्लूड कल्टिवेटेड व्हीट है, गेहूं के जो खलिहानों में जो पौधे हैं, कॉर्न मक्की के पौधे हैं, टोबैको तंबाकू के पौधे हैं, एंड अफ्रीकन टिलापिया। और अफ्रीकन टिलापिया का जो पौधा है इनके अंदर सिंपैट्रिक स्पीशिएशन आप देख सकते हैं। तो इस व्याख्यान के अंदर मेन जो डेफिनेशन याद करने लायक है वो क्या है? एक तो मोनोटिपिक स्पीशीज क्या है, पॉलीटिपिक स्पीशीज क्या है, एलोपैट्रिक स्पीशीज क्या है, सिंपैट्रिक स्पीशीज क्या है और एलोक्रोमिक स्पीशीज क्या है। तो ये कुछ डेफिनेशन है और मैं समझता हूँ इस व्याख्यान को सुनने से आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। फिर भी आपके कोई संकोच हो, कोई शंका हो
तो आप निसंकोच मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप मुझसे पूछ सकते हैं 9414466106। और अंत में हमारे महाविद्यालय की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरी तरफ से आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू, आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।